तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे आपदा में अवसर ढूँढा जाता है और ये किसी ने सही कहा है कि आपदा में अवसर ढूँढना ही इनोवेशन है। तो चलिए इसी क्रमांक में हम अपने अगले चरण पे चलते हैं और समझते हैं कि एक छात्र के जीवन में, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों से वो छात्र कैसे लड़े और उनका सामना कैसे करे। और आप दोनों एक शिक्षक भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से छात्रों को प्रकाशित करें कि आने वाली चुनौतियों को वो कैसे हैंडल कर सकते, कैसे डील करें। तो सर प्लीज़। या ये आई थिंक इस पे हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। जैसे एक वर्ड हम लोग जनरल यूज़ करते हैं, क्यूरियोसिटी, जो हमने किया पहले भी कई बार यूज़ किया है, जिज्ञासा, वो सबसे बड़ा वो है, ये होना चाहिए। रही चैलेंज की बात, तो चैलेंजेस हर स्टेजेस पे मिलेंगे आपको। जैसे अर्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छी टॉप ब्रांच होती थी, अभी थोड़ा सा डाउन है इन नॉर्थ साइड। लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रांच क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी गैजेट्स, अगर घर में वॉशिंग मशीन देख लें, फ्रिज देख लें, गीज़र देख लें, जो भी गैजेट, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, है ना, कुछ भी, माइक्रोवेव ओवन, कोई भी आप यहाँ पर भी देखें, कैमरास देखें, ये सब जो लगा हुआ है, सब जगह ऑटोमेशन इज़ द प्राइमरी डील। यस, उस ऑटोमेशन का लेवल हो सकता है कि वो ज़्यादा हो या कम हो, तो जिस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी है उस तरीके का आपको स्किल सेट पर फोकस करना है। अब हमने, अगर हम कंप्यूटर साइंस को देखते हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी के अपने अपने लेवल हैं कि आपने खाली एक फ्रंट एंड बनाना करना सीख लिया एप्लीकेशन का, ठीक है, उससे आपकी जॉब तो चल सकती है, बट इनोवेटर अगर आपको बनना है तो आपको बारीकी से पूरा ही, जिसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं ना हम लोग, वो सब हमें आना चाहिए। फ्रंट एंड भी आए, बैक एंड भी आए। हाउ फिग्मा एक टूल है यूआई यूएक्स डिज़ाइन करने का, और नेटिव रिएक्ट है, बहुत सारे मतलब लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो हमें स्किल्स जो भी हम करें वो इस लेवल पर जाकर सीखें कि वो आप उसमें आपसे महारतता किसी के पास ना हो, तो आपको जॉब भी उस केस में एग्जैक्टली मिल जाएगी, बिल्कुल सही जगह। और अगर अगर आप अपनी स्किल्स आपकी जहाँ सॉलिड है, उसी के बेस पर कोई प्रोडक्ट, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, हार्डवेयर प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं? लर्निंग है, लेकिन लर्निंग किस डेप्थ पर है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल में 40-42 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, कुछ लोग वो अपना एरिया बना लेते हैं, कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन बना लेते हैं, कुछ लोग एम्बेडेड सिस्टम को अपना एरिया, कोई वीएलएसआई डिज़ाइन को अपना एरिया, कोई माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को अपना एरिया बना लेते हैं। सिमिलरली हर ब्रांच में, मैकेनिकल में भी ऐसे थर्मल है, हीट ट्रांसफ़र है, कुछ लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स के एरिया में चले गए, कुछ लोग ने थर्मल रिजर्वायर इंजीनियरिंग की तरफ कुछ कर लिया। तो हर डोमेन के ऐसे ही फार्मेसी चले जाएं, उसमें फार्माकोग्नोसी, फार्माकोविजिलेंस, है ना, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये 3 डोमेन बन जाते हैं। तो इंजीनियरिंग या कोई भी कोर्स किया 4 साल में, लेकिन आपने इंटरेस्ट में क्या चूज़ किया? मुझे सैटेलाइट पसंद आया तो मैंने सैटेलाइट के एरिया में स्किल्स हासिल की। हर एरिया की अपनी चुनौतियां हैं, तो मैं हर जगह तो मास्टर नहीं हो सकता, लेकिन जो भी मैं पढ़ूं वो बिल्कुल राइट समझकर, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर मेंटरशिप लेकर एक चीज़ सीखूं, लेकिन उसका लेवल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको कोई चैलेंज ना कर पाए कि आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आप बोल रहे हैं मैं डेवलपर हूं, लेकिन आपकी स्किल्स खाली यूआई बनाने की है, आपको फिग्मा ही नहीं पता है, लेकिन आप फ्रंट एंड जानते हैं, तो वो फिर उससे नहीं मिलेगा कुछ भी। आपको पूरी स्किल्स लेनी पड़ेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखेंगे 50 सॉफ्टवेयर हैं। प्रोटीएस जैसे आपको नहीं खरीदना है हार्डवेयर, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब स्कूल लेवल पर प्रोटीएस को वो मिलना चाहिए। फ्रिडजिंग है, ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं, वो फ्री में दे रहा है, लेकिन उसमें उतनी लाइब्रेरीज नहीं है। लेकिन प्रोटीएस अगर आप खरीदते हैं तो आपको कोई भी हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। सब आर्डिनो, जो भी कंपोनेंट आप चाहते हो, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, एन वैरायटी के अवेलेबल हैं। आप अपना प्रोटोटाइप वर्चुअली चलाकर उसे टेस्ट कर सकते हैं वेदर इट्स फंक्शनल और नॉट। जैसे हम अभी पूरा हार्डवेयर लेकर बैठे हैं, इससे बढ़िया प्रोटीएस यूज़ करो, वर्चुअल हार्डवेयर है। आप नेशनल इंस्ट्रूमेंट का एनआई का सीखें, आप जो है मैटलैब में जीयूआई इंटरफेसिंग कैसे हार्डवेयर के साथ करते हैं वो सीखें। तो
बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मैंने क्या करना है वो मैं चूज़ करूँ। सबके अपने चैलेंजेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, मैं एक दिन में मास्टर नहीं बन सकता किसी चीज़ का। तो वी नीड टू कीप पेशेंस और डायरेक्शनल। हम 10 साल मेहनत करते हैं, पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन से शुरू होकर PhD में निकले, तब आपको स्किल सेट का पता चलता है कि नाउ आई एम परफेक्ट विद दिस साइड। थैंक यू सर। मैम, आपकी क्या राय है जो छात्र जूझ रहे हैं या वो परेशान है कि क्या करे, कैसे करे इस चुनौती से कि जो इनोवेशन या जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपके पास छात्रों के लिए क्या राय है, कृपया करके प्रकाशित करें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें। मतलब हमारा पहला यही रहता है हमेशा छात्रों के साथ, जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है बच्चा, हम उसको ये बोलते हैं कि आप जो भी आपके दिमाग में है पहले पेपर पर लेकर आए। उससे क्या होता है कि उसको खुद समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या थी और मैं उसका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अब जब उसको समझ में आ गया कि मैंने ये सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, फिर हम उसको ये बोलते हैं कि ठीक है, अब आपने सोच लिया कि सोल्यूशन देना है, अब आप अपनी तरफ से ये सोच कर आएँ कि ये सोल्यूशन बनाने के लिए क्या कौन से कंपोनेंट्स वो यूज़ कर सकता है। मतलब पहले एक्सप्लोर करें, क्योंकि जितना एक्सप्लोर स्टूडेंट करेगा, जितना पढ़ेगा, जितनी चीज़ों को जानेगा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। हो सकता है मान लो कोई एक बच्चा सिंपल चीज़ लेकर आया मेरे पास कि मुझे डोरबेल बनाना है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला ठीक है बेटा, आप जाके चेक करके आओ कि डोरबेल कैसे बन सकती है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो सकते हैं। तो मेरे पास आया कि मैम मैंने पढ़ा आर्डिनो से अभी आजकल बहुत कुछ बन रहा है। लेकिन जब हम उसको समझाते हैं कि डोरबेल के लिए आर्डिनो बोर्ड बहुत बड़ा है, मतलब इतने बड़े सर्किट या कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत नहीं है, तो जब वो अपने सारे कंपोनेंट्स लेकर आता है, फिर हम उसको समझाते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन कैसे किया जाए, एप्रोप्रिएट कंपोनेंट सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सर आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि जब भी कोई हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, हम कुछ भी बना लेते हैं और जब मार्केट तक या उसको फाइनल स्टेज तक लेके जाना पड़ता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ भी मान लो आप बना रहे हैं, जब प्रोटोटाइप बना रहे हैं, हो सकता है 5,000 की बन रही है, लेकिन मार्केट में वही सिमिलर चीज़ आपको 10 रुपये की मिल रही है। तो वो कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी, उसको समझने के लिए आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जब आप कंपोनेंट्स की नॉलेज कर लेते हैं तो सिलेक्शन आप उस हिसाब से करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे सर ने दिखाए, इतने सुंदर बोर्ड सर ने बनाए हुए हैं, कस्टमाइजेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कंपोनेंट समझ लेंगे, जब आप अपनी रिक्वायरमेंट समझ लेंगे, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमाइजेशन। अगर आप ये सीख जाते हैं, इसके भी जैसे डिफरेंट टूल्स हैं, डिप ट्रेस है, जैसे प्रोटियस से पहले आप सिमुलेशन करके देख लें कि कौन सी चीज़ सही से काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, फिर आप उसको कस्टमाइज़ करें। तो जब कभी भी हम आइडिया से मार्केट तक जाना चाहते हैं तो ये सारे बहुत छोटे छोटे स्टेजेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल्स होते हैं, जिसको यूज़ करके बच्चा एक इनोवेशन को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पढ़ें अच्छे से, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। सब चीज़ें सीखनी नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ कहाँ पर इम्पोर्टेंट। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो इससे हमें ये समझ आता है कि राइट नॉलेज एट द राइट टाइम कितनी अहम भूमिका निभाता है किसी भी छात्र के जीवन में अपना करियर बनाने में। हम इसी के साथ अपने अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और छात्रों के बीच में सबसे गूंजने वाला सवाल जो है कि ये तो कर लिया, अब आगे क्या करना है। तो सर, मैम, जो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है हर स्टूडेंट्स का, मैं मैम से पहले पूछना चाहूँगा कि मैम, टूल्स और टेक्नोलॉजी को सीखने के बाद छात्र अपना करियर कैसे बनाए आगे। ये बहुत अहम सवाल है आज के लिए, क्योंकि जैसे सर ने भी बोला, मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। सर ने बोला कि आपको एक डायरेक्शन चूज़ करनी है और उसमें इन डेप्थ नॉलेज जो है आपको लेनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप टूल्स सीख जाएं, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं। अब अगर मैं सिंपल एक छोटी सी कंप्यूटर विजन की भी बात करूँ, है ना, हम AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डिफरेंट सब कंपोनेंट्स हैं, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है। अब आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। आपको उसको इतना सीखना है कि किसी भी सोसाइटल इशू के लिए अगर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़े तो कर सकें। तो जब कभी भी हम इसकी बात करते हैं कि बच्चा आगे क्या करे, तो पहले उसको समझना है कि उसकी अपनी
खासियत क्या है, अपनी नॉलेज वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है। अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम दूँ अभी और आप मुझे बोलें कि मेरा एआई एक्सपर्टीज़ है और मैं आपको एक से प्रोवाइड करूं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सर, इसमें अब आप एआई लगा के दिखाएं, अगर आप उसके लिए कैपेबल हैं, अगर आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप कैपेबल हैं आगे करियर बनाने के लिए। करियर सिर्फ जॉब नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी हैं वो भी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और हम सब भी चाहते हैं उसमें हम भागीदार बने। तो उसके लिए भी आपको इन डेप्थ नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि इन डेप्थ नॉलेज जो है वो होना चाहिए किसी भी एक चीज़ को लेकर। सब चीज़ों का मास्टर कोई नहीं बन सकता, लेकिन आप अपना एरिया चूज़ करें और उसमें इतना महारत हासिल करें कि कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। थैंक यू मैम। तो सर इसमें आपकी क्या विचार है? जैसे कि विषय है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, तो अगर ये स्किल्स आप लेते हैं तो मार्केट में मुझे लगता है सभी इंडस्ट्री का अपना R&D और इनोवेशन डिवीज़न है। अभी अर्लियर समय में ये था कि आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री कभी भी ग्रेजुएशन से मास्टर्स और PhDs को हायर नहीं करती थी, आपने सुना होगा। लेकिन अब हर कंपनी के पास अपना R&D डिवीज़न है, क्योंकि इतना एब्रप्ट इनोवेशंस है मार्केट में। स्टूडेंट, क्योंकि हर कोई अभी एक ही तरफ दौड़ रहा है कि हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव करें, तो एक प्रॉब्लम को देखने के लिए 1,00,000 नज़रिए हैं, 1,00,000 सॉल्यूशंस हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो इंडस्ट्री भी खुद उस डायलेमा में है कि क्या करें। उनका प्रोडक्ट आया आज, LG ने एक लॉन्च की एक फीचर के साथ मशीन, कल पता चल रहा है कि फोर्ब्स ने उससे बड़ा कुछ प्रोडक्ट लेके आ गया सेम रेट पर, और उसने 5 फीचर्स ऐसे डाल दिए हैं जो कि ऑटोमेशन को लीड कर रहे हैं और बिल्कुल निश हैं। तो ये वाले इसकी मार्केट थोड़ी सी डाउन हो गई। तो हमें क्या करना है कि मार्केट में हर इंडस्ट्री के पास अपनी इनोवेशन रिसर्च वाला डिवीज़न सब ने, ठीक है, उसमें 2-4 PhDs को रिक्रूटमेंट मिल रहा है, फिर उसके नीचे ट्रेनीज़, उसके नीचे और भी टीम मेंबर, तो एक R&D डिवीज़न 100-200 लोगों को लेकर अभी छोटी हैं, बट धीरे धीरे ये बढ़ रही हैं। तो जॉब की कोई कमी नहीं है, आप बस डोमेन सेलेक्ट करो। इलेक्ट्रॉनिक्स में किस डोमेन में आप जा रहे हो, भाई आपको वो सोचना पड़ेगा। एम्बेडेड में आप देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टार्टअप ऐसा होगा जो बिना ऑटोमेशन के आगे बढ़ रहा है। फूड का छोड़ दीजिए, हेल्थ प्रोडक्ट्स का ठीक है, वो अलग इनोवेशन है, लेकिन हर चीज़ में अब देखो पिल बॉटल्स भी आने लगी हैं, वो बताती है कि कितनी पिल्स अभी आपकी बची हैं। इवन रिमाइंडर भी देने लगी हैं पिल्स बॉटल। ठीक है, ये जनरलाइज कंप्यूटिंग है, ये पर्सनल नहीं है, लेकिन वो आप टाइमर सेट कर दो कि मुझे जो है दिन में 2 बजे खानी है, वो बीप करती है बॉटल और काउंट भी बताती है कि 20 गोली बची है सर, आप जल्दी ले लें, ये वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाएगी। कई बार हम लोग 1-2 दिन दवाई बीच में मिस कर देते हैं, उससे बहुत। तो ऐसा ऑटोमेशन हर डोमेन में चल रहा है, तो वैकेंसीज़ की कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि बड़ी कंपनी में जाने से अच्छा है कि छोटे स्टार्टअप ज्वाइन कर लो जो अभी थोड़े से कम कमा रहे हैं करोड़, और आपको ठीक है आज 40 देंगे, लेकिन अगर आपने उनका प्रोडक्ट सक्सेस हो गया, उनकी फंडिंग अच्छी आ गई, तो हो सकता है कि आप आज 40 से 6 महीने बाद 2 लाख के आदमी हो जाएं। उनको पता चल जाए कि भाई इस बंदे के बगैर काम नहीं चलेगा, तो मे बी ही विल गिव दी सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप टू यू। तो जॉब की कोई कमी नहीं है, बस स्किल सेट सॉलिड रखना है और चेंजिंग स्किल सेट है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन में आज हमने कोई सॉल्यूशन इससे बनाया तो वही कल हो सकता है कि इतना ड्रास्टिक है, कल दूसरा कंपोनेंट आ जाए मार्केट में। तो हमें वो उसके हिसाब से उसका स्किल सेट को अपडेट करते रहना है। थैंक यू सर। तो इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि छात्रों के लिए बहुत क्लियर हो चुका है कि धैर्य पथ, राइट नॉलेज, राइट स्किल सेट, डायनेमिक और अनसर्टेन वे के साथ एडेप्टिबिलिटी, व्यवहार में बदलाव लाना समय के साथ अपने इंडस्ट्री रिलेवेंट काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम अपने चरण में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज भारत जैसे बदलते और बढ़ते देश में क्या उपलब्धियां हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिसका लुत्फ छात्र उठा सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर राजेश सर आप पहले आगे करें। एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स, देखो मैंने सुबह भी बताया था कि प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन में अब जाइए, हम लोगों को तो कम यूज़ करना आता है ऑनलाइन,
क्योंकि हमने बहुत लेट सीखा, हमारे टाइम पे नहीं होता था इतना ज़्यादा। कंप्यूटर ही हमने 2010 में चलाना सीखा पहले, 8-10 साल बाद अपने ग्रेजुएशन के। बस सिर्फ वो लैब में ही यूज़ किया था 2002 में, उसके बाद लैब में ही यूज़ करते थे, बाकी 2010 के बाद। बट अब की जनरेशन तो मुझे लगता है 5th-6th स्टैंडर्ड से ही लगे हुए हैं, और ऐसे भी टैलेंट निकल रहे हैं कि जो 12th के बाद जो है 1 करोड़ रुपए का पैकेज ले रहे हैं, अच्छी कंपनीज उनको हायर कर ले रही है। बहुत सारी इंस्पायर स्कीम के थ्रू भी कई अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही हैं। तो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को गूगल पे एक्सप्लोर करें। और बहुत सारे गवर्नमेंट ने ये इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर्स जो है बनाए हुए हैं, आप वहाँ वो वाले रिसोर्सेज भी चेक करें, ढूंढें, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको रिसोर्सेज। और सबसे बढ़िया सहारा है कि बेसिक सीखने के लिए जो आज की जनरेशन थोड़ा कम कर गई है, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ती है वो, और विकीपीडिया से पढ़ के नॉलेज ले लेती है, वो नहीं करना है। हमें नॉलेज क्रिएट लेना है बुक से। अब मान लिया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहा हूँ, और इफ़ समबडी आस्क्ड मी कि बताइए गीता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में गीता का नाम बताओ, तो आपको मिलमैन हेल्कियास बोलना पड़ेगा। मिलमैन हेल्कियास जिसने नहीं पढ़ी उसने इंजीनियरिंग की ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने देखा होगा कि लेट अस सी, एक यशवंत कानितकर जी की आती है बीपीवी ऑनलाइन पब्लिकेशन से। अगर लेट अस सी किसी ने यशवंत कानितकर नहीं पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है मॉरिस मैनो अगर नहीं पढ़ी है, लेकिन आज के बच्चों को ज़रा पूछ कर देखो आप, वो सब कुछ डिजिटल पढ़ेंगे लेकिन मॉरिस मैनो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो नॉलेज अभी हर जगह मिल रहा है ना, तो वैसा नॉलेज नहीं लेना है। बुक से पहले पढ़ना है। जो ग्रेजुएशन का टाइम है वो ओरिजिनल हार्ड कोर बुक्स पढ़िए, अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वहाँ मिलेंगे आपको ऑनलाइन में सेग्रीगेटेड मिलेंगे, बट ऑनलाइन की नॉलेज और उस कंटेंट की कितनी फिजिबिलिटी सच है या नहीं है, वो चीज़ थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी आप ज़रूर देखें। थैंक यू सर। तो मैम, जैसा कि सर ने बताया कि फ़िल्टर्ड कंटेंट से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस फ़िल्टर्ड कंटेंट और जो जो रियल नॉलेज है, जो बुक्स की नॉलेज है, तो कुछ ऐसे बुक्स या लर्निंग टूल्स जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज है हमारे पास कि जिस तरीके के स्टार्टअप्स, इनोवेशंस और इन सब नई टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसकी बुक्स बहुत कम अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप हमारी बुक्स, मैं बोलूँगी आप एक बार रेफ़र करके ज़रूर देखें। हमारे नाम से आप अमेज़न पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें आर्डिनो से कैसे कनेक्ट करके आपको सेंसर चलाना है, आपको रास्पबेरी पाई कैसे यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि ऐसी बुक्स अभी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च नहीं हुई हैं, तो मुझे लगता है कि आप उसको सर्च कर सकते हैं। हमारी काफ़ी इंटरनेशनल बुक्स हैं जो बाहर यूएसए में भी पढ़ी जा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि इंडिया में भी उसको प्रमोट किया जाए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो सीखें कि कैसे वे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, जैसे आर्डिनो बुक है, रास्पबेरी पाई की हमारी बुक है, ESP32 की भी बुक है, हमारे पास नोड MCU की भी बुक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, अमेज़न पे भी अगर आप डालेंगे मेरा नाम, तो आपको सारी बुक्स की सीरीज जो है मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से वो रेफरेंस ले सकते हैं, और जो भी मॉड्यूल, जो भी प्लेटफॉर्म आप सीखना चाहते हैं, आर्डिनो सीखना चाहते हैं तो आप आर्डिनो की बुक ले सकते हैं, रास्पबेरी पाई सीखना चाहते हैं रास्पबेरी पाई की। इसके साथ साथ अलग अलग सोसाइटल इश्यूज़ और एरियाज़ को लेकर भी बुक्स हैं, जिसमें अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में ही कुछ काम करना है तो उसकी भी बुक अवेलेबल है। अगर आपको ऑटोमेशन में काम करना है तो उसकी अलग से बुक अवेलेबल है। तो एरिया वाइज भी जो है डिफरेंट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। इसी के साथ छात्र समझ सकते हैं कि कैसे कन्वेंशनल नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर पे, जहाँ फ़िल्टर्ड कंटेंट पढ़ा जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी चरण की ओर, जिसमें हम पूछना चाहते हैं अपने विशेषज्ञों से कि आपके पास एक सुझाव जो किसी भी छात्र का जीवन बदल सकता है, एक ऐसी प्रेरणादायक बात जो आप छात्रों को बताना चाहते हैं जो इस व्यवहार में काम कर रहे हैं और अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर नीता को ये बताना लेना चाहिए क्वेश्चन। हाँ सर, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि बच्चे मार्क्स के पीछे ना भागें। तो जो सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को बोलती हूँ हमेशा, कई बार बच्चा आता है मेरे पास, मैम ये मैं इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, इसकी वजह से ना मेरी परसेंटेज कम हो गई। मैं पूछती बेटा कितना परसेंटेज आया? 85, 90 नहीं आ पाया, या फिर 80 आ गया, मेरा 90 नहीं बन पाया। तो मेरा पहला सुझाव बच्चों को यही है कि बेटा बच्चे
कभी भी मार्क्स के पीछे ना भागें, क्योंकि अब जो एरा आने वाला है आगे, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज की बात कर रहे हैं। अब मार्क्स ऊपर नीचे क्यों होते हैं? अब हो सकता है कि क्लास में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, या तो टीचर आपको पसंद नहीं आ रहा या सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको उसमें पीछे रह गए। लेकिन हो सकता है कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपके 99 मार्क्स आ रहे हैं, जो बाकी सबको कवर कर रहा है, तो आप उसमें अपना करियर बनाएं जहां आपका इन डेप्थ नॉलेज आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी, और मैं बच्चों को भी ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी मार्क्स के पीछे ना भागें और अपनी नॉलेज को एनहांस करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। Yes. क्योंकि जो स्किल है, टाइम टू टाइम अपना इम्प्रूव जितना ज़्यादा आप कर सकेंगे, बच्चे तो फिर भी यंग हैं, हम अभी भी, मुझे लगता है कि मैं खुद, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 10 सालों में मैंने अपनी स्किल हर साल नई नई इम्प्रूव की। इसी वजह से हो सकता है कि हम इनोवेशन की बात आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर पा रहे हैं। तो अगर आपको इनोवेटर बनना है, अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, तो आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागकर स्किल्स के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बात करनी है। खूब कहा है मैम आपने, इसके लिए थैंक यू। सर, आपके करियर से, आपके एक्सपीरियंस से आप एक सुझाव जो आप किसी छात्र को देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर नीता ने एक एग्जांपल दिया कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, बट इतना रहिए 60 से 70 के बीच वाले ही बच्चे बनना है। हाँ, मेरा first मानना है division। 90 95, फिर आपको ना लोग अलग नज़रों से देखने लगेंगे, और उसको मेंटेन करना, एक बार 90 ले आए तो पूरी उम्र जब तक पढ़ रहे हैं ना, तो वो 90 के लिए आपका प्रेशर हमेशा रहेगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल रहिए, 62 लाए, 68 लाए, 70 75 ऐसा, है ना। तो मार्क्स से ऐसा कोई ज़्यादा इम्प्रेस, लेकिन हाँ, अगर डिवीज़न चेंज हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, और फर्स्ट डिवीज़न ही रहें। और आई थिंक अब तो एरा में 99.9 वाले ही अगर आप ढूंढेंगे तो एक 99.9 में ही 1000 स्टूडेंट, करोड़, लाख स्टूडेंट निकल के आ जाते हैं। परसेंटेज अब काफ़ी अच्छे बच्चे ले आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि सिंपल स्किल सेट की तरफ ही रहें, जो अनीता मैडम कह रही थी, स्किल सेट को ही आप अपना टारगेट ऑडियंस बनाएं। और एडाप्टेबिलिटी जो वर्ड है, भाई मेरा डोमेन बायोटेक्नोलॉजी है, मैं एआई क्यों जानूं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी जैसे आप देखेंगे हमारे पास मास कम्युनिकेशन के बच्चा बैठा हुआ है जो हमें असिस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि इनको भी आइडिया लेना चाहिए कि हाउ द मास कम्युनिकेशन इज, AI is giving hand to mass communication. आई थिंक आप ही के डिपार्टमेंट की एक स्कॉलर है प्रियम अग्रवाल, वो PhD कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी से, और आई थिंक उसके दो कुछ गाइड चेंज हो गए, छोड़ के चले गए, तो सी इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो उस लड़की के लास्ट 2 साल से हमारे साथ है वो, हमने उनको कराया तो 2 SCI आर्टिकल उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, दोनों डायरेक्शन में उसके 2 पेपर SCI छपे हैं। जबकि ये हिस्ट्री होगी, आई थिंक मास कम्युनिकेशन में SCI पेपर लाना मुझे नहीं लगता कोई फैकल्टी करती होगी। तो आप अगर टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे अपने सोशल डोमेन से, अपने मीडिया डोमेन से, तो आपको 100% है, आप पूरे यूनिवर्स में निश हो जाओगे, क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट देने वाले हो, नया कॉन्सेप्ट, कि मास कम्युनिकेशन AI के साथ मिलकर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी आप बैठे हो, आप सुन रहे हो हमें, क्या यहाँ पर एक छोटा सा कोई गैजेट या डिवाइस इसके कैमरा के साथ लग जाए, जो हमारा ये फ्रेम और वो सब हम खुद ब खुद सेट कर ले, और मेरा जैसे पोस्चर, अगर मेरा हाइट अप डाउन हो रही है कभी, तो ऑटोमेटिक अपने सिस्टम को एडजस्ट करे। फ्यूचर में होगा ये। अभी आपने देखा होगा वो मोबाइल वाली स्टिक आती है ना, तो आप देख रहे हैं कि उसको कहीं भी घुमाते हैं तो बैलेंस होके आपकी तरफ फोकस करती है। तो एरा ऐसा है कि ट्रांसडिसिप्लिनरी सोचने का है, तो ऐसा नहीं है कि स्किल को देना है हमने बढ़ावा। अब AI का ज़माना चल रहा है, तो क्यों नहीं हम कोडिंग ना करें, बट फ्रेमवर्क क्रिएट करें कि इस तरीके का फ्रेमवर्क AI का आ जाए तो मेरा जो ये रिकॉर्डिंग मीडिया है ये इम्प्रूव्ड हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम इंजीनियर को आपके साथ जोड़ेंगे और मास कम्युनिकेशन एक बूम पर आ जाएगा कि भाई मैंने एक नया डोमेन में एंट्री की है और मैं AI को समझ रहा हूँ। कोडिंग नहीं कह रहा हूँ करने के लिए, कोडिंग कंप्यूटर वाला ही करेगा, फ्रेमवर्क यू नीड टू क्रिएट। तो ऐसा करके हमें लगता है कि सभी का भला होगा। हमें थोड़ा सा एडॉप्टेबिलिटी को फोकस करना है, और जैसे आपने कहा था बिहेवियर, एटीट्यूड मेक्स
यू समथिंग एल्स। Yes. एटीट्यूड बहुत सॉफ्ट रखी है, जैसे कि रेडसन संकल्प अभी इसको रन कर रहा है अपनी कंपनी को, और आई थिंक हीज अडॉप्टेबिलिटी इज़ गुड, ही एक्सेप्टिंग द एवरी चैलेंज विच इज़ कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस फ्रॉम, तो ही इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। तो ऐसा बनना है, बनोगे तो आपको फिर हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। बट अपने डोमेन में रहोगे, अपने घर में, तो फिर नहीं कुछ होने वाला है, फिर तो वही रहेगा कि मैं फिर वो आपकी लिमिटेड सक्सेस आपको है हाथ लगेगी। आई थिंक सफिशिएंट। थैंक यू सर। तो इसी के साथ छात्रों को जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं ये है कि एडेप्टेबिलिटी, बिहेवियर चेंजेस और ट्रांजिशन पीरियड को समझे, नई चीज़ों को बढ़ावा दे विद ओपन आर्म, वो एक्सेप्ट करे बदलाव को। टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स काम को सरल बनाते हैं, उन्हें सीखना कोई बोझ नहीं। इस समय ज्ञान का बोध होना ज़रूरी है, या ना ही आप किसी दौर में रहे। दौर से निकल के सीखने पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं अपने वक्ता को धन्यवाद कहना चाहूँगा उनके मूल समय और उनके ज्ञान के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। और इस एपिसोड को जो भी छात्र देख रहे हैं, मैं आशा हूँ कि आपने आज कुछ जरूर सीखा होगा, और जो भी सीखा उसे देश के विकास के लिए, समाज कल्याण के लिए आप जरूर प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।